हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड योर मेंस करंट अफेयर सीरीज, जिसपे इंटरनेशनल रिलेशन से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम चर्चा के लिए लेके आए हैं। बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस की तो मेंस एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हर साल बहुत से सवाल जो है आपके इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली फ्रॉम करंट अफेयर्स पार्ट। इसीलिए स्टूडेंट पिछले एक साल की जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं इंटरनेशनल रिलेशन से, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आज जानेंगे कि क्या मीनिंग है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, क्या सिग्निफिकेंस, क्या रेलेवेंस है आज के समय में, क्या भारत के लिए चैलेंजेस हैं एससीओ में, और साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंस है एससीओ की भारत के लिए। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का टॉपिक पढ़ना। सबसे पहले मीनिंग समझेंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, इसमें शंघाई शब्द का प्रयोग किया गया। Shanghai word is used here, which is basically a name of place located in China. And इससे एक चीज तो हमें पता चल रही है कि चाइना का बहुत ही ज्यादा प्रभाव है संस्था पे, इस ऑर्गेनाइजेशन पे। SCO basically fulfill the political, economic, security and military interest of the member nations. It's basically a kind of alliance amid these all nations. और बेसिकली सेंट्रल एशिया है उसके इर्द गिर्द एससीओ का सभी जो घटनाक्रम है वो घूमता है। शुरू करते हैं आगे एससीओ के बारे में जानना। थोड़ा सा बैकग्राउंड पे बात कर लेते हैं स्टूडेंट। अगर हम एससीओ की बात कर रहे हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि कब एग्जिस्टेंस में आया या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। स्टूडेंट शुरुआत हो गई 2001 से, वैसे तो 1996 में हो गई थी, उस पर भी बात कर लेंगे। बट 2001 में एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, लेकिन फंक्शनैलिटी जो प्रॉपर शुरू हुई है एससीओ की वो 2003 में हुई है। हालांकि 2002 में प्रोसेस रहा और एक एससीओ चार्टर पारित किया गया, जिसके तहत ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, गोल्स क्या होंगे, किस प्रकार के प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स को मेंबर नेशंस को फॉलो करना है, ये सारी चीजें चार्टर में ऐड की गई थी। देन फर्दर ये डिसाइड किया गया कि भाई ये संस्था जो है ये बेसिकली सेंट्रल एशिया को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई थी। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें जानना जरूरी है स्टूडेंट आपके लिए, वो है लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में। सो रशियन एंड चाइनीज बोथ लैंग्वेजेस आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एससीओ। अब इंपॉर्टेंट क्यों है स्टूडेंट? इसलिए क्योंकि इस समय यह जानकारी मिल रही है इन दोनों ही देशों का कितना ज्यादा प्रभाव है। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एशिया के कंटेक्स्ट में। दोनों ही देश सेंट्रल एशिया के सदस्य नहीं है या पार्ट नहीं है, बावजूद इसके एससीओ में ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे दोनों ही देशों की भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए 1996 में एससीओ से पहले ऐसा नहीं था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कोई अस्तित्व नहीं था। देयर वाज एन एग्जिस्टेंस, तब इसे शंघाई 5 कहा जाता था। ठीक है, एंड उज्बेकिस्तान 2001 में जब हिस्सा बना है एससीओ का, तब से इसे कहा जा रहा है एससीओ। ठीक है, उससे पहले से शंघाई 5 कहा जाता था। ये बेसिकली ध्यान रखना है स्टूडेंट। और अगर भारत की बात करें तो बहुत लेट हमने इसकी मेंबरशिप हमें मिली है, उस पर भी अगली स्लाइड में हम बात करेंगे। अब ये आते हैं स्टूडेंट मेंबर नेशंस पे। ये मेंबर नेशंस कौन से हैं ये जानना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स में भी सवाल पूछे जाते हैं और मेंस में भी जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, सो यू हैव टू ऐड दिस थिंग्स। सो और जो मेन कारण है जिसकी वजह से इसे चर्चा में भी लाया जा रहा है इस टॉपिक को, है तो इंपॉर्टेंट। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है स्टूडेंट की ईरान जो है, ईरान को परमानेंट मेंबर बनाया गया है एससीओ का। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ मेंबर्स आर 9। बिफोर दिस 8 सदस्य थे। चाइना से हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। चाइना की बात करें, जैसे मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है चाइना, इसीलिए इसका नाम भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ही पड़ा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी यूएसएसआर का एक समय पार्ट थे। रशिया, यूएसएसआर, सोवियत संघ जिसे हम कहते हैं। बट आफ्टर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991, तब जो था रशिया एक अलग देश बन गया और ये सभी देश सेंट्रल एशिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, और भी देश हैं, बट दीज आर सम लीडिंग नेशंस इन सेंट्रल एशिया। So these all nations are the member of SCO. Then Russia of course. और 2017 में जैसे उज्बेकिस्तान 2001 में शामिल हुआ, तभी से इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया SCO। बिफोर दैट ओरिजिनली कितने सदस्य थे स्टूडेंट? ये आपके मेंबर थे, 3 और 1 रशिया। ठीक है, तो इसे तब कहा जाता था शंघाई 5। ये बेसिक आपको जरूर पता होना चाहिए।
2017 में, इन 2017 इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ बिकेम द मेंबर ऑफ एससीओ। अब हुआ क्या, देखिए, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू दैट चाइना इज द लीडिंग नेशन इन एससीओ, और रशिया भी अपना प्रभाव रखता है, लेकिन रशिया को कहीं ना कहीं ये लग रहा था दैट सिंगल हैंडेडली चाइना लीड कर रहा है एससीओ में, और ये बड़ा जरूरी है अगर उनका कोई अलाई नेशन साथ में बना रहे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रशिया ने प्रपोजल रखा कि भाई इंडिया को भी एससीओ का मेंबर बनना चाहिए, एक लीडिंग नेशन है एशियन कॉन्टिनेंट का, ठीक है, और इमर्जिंग पावर है, तो इसको क्यों, इंडिया को क्यों नहीं मेंबरशिप दी जाती है। अब चाइना तो ऑब्वियसली नहीं चाहता था, ठीक है, कि भाई भारत को एससीओ की सदस्यता मिले, लेकिन आप ऐसे तो मना नहीं कर सकते, कुछ रेलेवेंट आपके पॉइंट होने चाहिए, जैसे एनएसजी के कंटेक्स्ट में, ठीक है। एनएसजी स्टूडेंट जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, तो चाइना ना रोड़ा अटकाता है हमारी मेंबरशिप में, उसमें ये कहते हुए कि भाई भारत ने सीटीबीटी और एनपीटी पे साइन नहीं किए, ठीक है, लेकिन जब एससीओ की बात कर रहे हैं तो ऐसा कोई रेलेवेंट तथ्य उनके पास नहीं है। यहां पर बड़ी चालाकी से चाइना अपना कार्ड प्ले करता है और कहता है कि भाई बैलेंस ऑफ पावर तो मेंटेन रखना चाहिए ना, तो कहा कि अगर भारत को सदस्य बनाया जा रहा है तो फिर पाकिस्तान को क्यों नहीं, ठीक है, पाकिस्तान भले ही इंडिया जितना लीडिंग नेशन नहीं है लेकिन एक इंपॉर्टेंट देश है। बेसिकली ये कारण है कि भाई चाइना की पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध है, तो कहीं ना कहीं काउंटर रहेगा। बिकॉज ऑफ इंडिया वी कैन से दैट समवेयर पाकिस्तान गॉट द मेंबरशिप ऑफ एससीओ। सो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, ये तो हमने बात की मेंबर नेशंस की, अब जरा डायलॉग नेशंस की बात करते हैं, डायलॉग पार्टनर्स की हम बात करते हैं। यहां पर स्टूडेंट ईरान नहीं है, ईरान जो है अब आपका पहले ऑब्जर्वर स्टेटस था ईरान को, ठीक है, और सीधा ऑब्जर्वर स्टेट की से सीधा वो आपका परमानेंट पार्टनर बन गया। डायलॉग पार्टनर, ऑब्जर्वर स्टेट्स और परमानेंट मेंबर में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, बट ये आप एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए कि ये नेशंस डायलॉग पार्टनर और ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर हैं एससीओ में। अब इस इमेज के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहला है आपके ऑब्जर्वर स्टेट, जो आपके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं एससीओ के। सो ये बेसिकली उस नए एम्प्लॉय की तरह हैं जो किसी संस्था में काम कर रहे हैं, ठीक है, ये एक नए स्टूडेंट की तरह है जो नया, जिसपे इंक्विजिटिवनेस होती है, नई चीजें ऑब्जर्व करने की, नई चीजें सीखने की। कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इनका नहीं है एससीओ में, ठीक है, ना ये वोट दे सकते हैं, ना बजट में इनका कोई रोल है, ना डिस्कशंस या समिट्स में अपनी राय ये डायरेक्ट दे सकते हैं, दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स। नेक्स्ट स्टेज होती है डायलॉग पार्टनर। डायलॉग जो पार्टनर्स होते हैं स्टूडेंट, इनको ये अधिकार दिया जाता है कि जो भी एससीओ की समिट्स हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, उनमें अपनी राय रखें, उनमें अपनी बात को आगे बढ़ाएं, ठीक है, उनकी राय मायने रखेगी। फाइनल डिसीजंस नहीं ले सकते हैं क्योंकि मेंबर नहीं है, लेकिन उनकी डिस्कशंस, जितनी भी एससीओ की डिस्कशंस हैं उनमें अपनी पार्टिसिपेशन देते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें परमानेंट मेंबरशिप की बात की जाती है, तो ये जितनी भी वर्किंग है, जो भी प्रोसेसेस हैं एससीओ के, ये मेंबर नेशन गुजरते हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आपको जरूर पता होने चाहिए। चलो, तो अगर थोड़ा सा इस मैप के माध्यम से भी समझे स्टूडेंट्स, तो आप जान पाएंगे, ठीक है, क्यों एससीओ इतना इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंस को समझे तो जैसे मैंने कहा कि अगर सिर्फ चाइना और इंडिया की ही बात कर लीजिए, ग्लोबली जहां भी ये दो देश अपनी सहभागिता देते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, 36% पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ ये दो देश। और सिर्फ अगर एशिया की ही बात करें तो 67% रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है चाइना और इंडिया का। इससे इंपॉर्टेंस पता चलती है इन दोनों देशों की। और अगर एससीओ की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अराउंड 42% जो है पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन है, अराउंड 22% जो है लैंड मास, ठीक है, लैंड मास रिप्रेजेंटेशन है। 22% एससीओ जो देश हैं संबंध रखते हैं एससीओ से। इससे अंदाजा इंपॉर्टेंस का पता चल रहा है आपको, ठीक है। अब जरा ऑब्जेक्टिव्स भी आ रहे हैं स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेन, किसी भी संस्था की जब हम बात करते हैं, उनके कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं जिनको फॉलो करना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक इनहेंसमेंट। हर क्षेत्र में इकोनॉमिक इनहेंसमेंट किया जाएगा,
अमिड मेंबर नेशन, चाहे टूरिज्म की बात हो, ट्रेड कॉमर्स की बात हो, एजुकेशन की बात हो, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात की जाए, इन सभी क्षेत्रों में इकोनॉमिक कॉपरेशन किया जाएगा और साथ ही साथ इकोनॉमिक एडवांसमेंट करने की बात की गई है। ठीक है, भारत के कंटेक्स्ट में बात करें तो अष्टबाग जैसी ट्रीटीज को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। अष्टबाग ट्रीटी हमारी सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ एक ऐसी ट्रीटी है जिसे हम कह सकते हैं कि भाई सेंट्रल एशिया में हम अपनी पकड़ को मजबूत और कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अष्टबाग ट्रीटी में उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान यही मेंबर्स हैं और एससीओ के भी सदस्य हैं ये। तो कहीं ना कहीं मदद बहुत ज्यादा मिलेगी और स्ट्रेंथन होगी हमारी और भी ट्रीटीज जो बायलैटरल या मल्टीलेटरल ट्रीटीज हैं, ये एक फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन पॉलिटिकल रिलेशंस एंड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। नाउ पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स, कई बार कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इंटरनेशनल, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है या भारत और चाइना के बीच का मुद्दा है, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का मुद्दा है या टर्की का मामला है। ऐसे बहुत से ऐसे मामले हैं स्टूडेंट जहां डिस्प्यूट्स हैं। तो एससीओ एक ऐसा मंच बन जाता है जहां पर इन सभी इश्यूज पर चर्चा की जा सकती है, मेंबर नेशंस की भी राय ली जा सकती है। तो बहुत ही ये कह सकते हैं पॉलिटिकल रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने में भी इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। देखिए, भले ही चाइना इसका एक अभिन्न अंग है और चाइना एक कम्युनिस्ट नेशन है, बावजूद इसके डेमोक्रेटिक वैल्यूज की ये संस्था बात करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंटेन एंड इंश्योर पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इन द रीजन। ये भी वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि भाई पूरे क्षेत्र में शांति बहाल हो, क्योंकि साउथ एशिया और ये पूरा एशियन कॉन्टिनेंट की अगर हम बात कर लें तो अक्सर यहां पर जो है टेररिज्म या और किसी प्रकार का वायलेंस हमें देखने को मिलता है, सिविल वॉर के कंटेक्स्ट में या टेररिज्म की फॉर्म में, ठीक है, या अदर रिबेलियन फॉर्म्स में। सो पीस, स्टेबिलिटी, रीजनल जो स्टेबिलिटी है वो बनाना बहुत जरूरी है। ये भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इसलिए रखा गया है। रेडिकलाइजेशन का खतरा है, टेररिज्म का बहुत खतरा है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस अमंग द मेंबर नेशंस। अब देखिए, जैसा मैंने अभी कहा ना, डिफरेंट इंटरेस्ट हैं यहाँ पे, जितने भी देश इस संस्था का हिस्सा है, भले ही एशिया कॉन्टिनेंट से ही संबंधित है, बट नेशनल इंटरेस्ट में भेद है, आपसी जो बाउंड्रीज डिस्प्यूट्स हैं वो अलग से हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव एससीओ का रखा गया है कि सभी देश एससीओ जैसी संस्था के माध्यम से अपने इन सब इश्यूज को सुलझाएंगे, मैटर्स को रिजॉल्व करेंगे। अगले स्लाइड पे देखते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से वेस्टर्न स्कॉलर्स जो हैं स्टूडेंट्स, उनका ये मानना है दैट एससीओ इज बेसिकली अ काउंटर ऑर्गेनाइजेशन। इट्स ए ऑर्गेनाइजेशन विच काउंटर नाटो। नाटो जो है, आप नाटो के कंटेक्स्ट में अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, थोड़ा शॉर्ट में मैं बता देता हूं। नाटो इज बेसिकली अ मिलिट्री अलायंस विच वाज फॉर्म्ड इन 1949। ठीक है, 1949 में एग्जिस्टेंस में आई थी एक मिलिट्री संस्था। वो समय था स्टूडेंट कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, आज वो सिनारियो नहीं है। स्टिल नाटो इज इन एग्जिस्टेंस, रेलेवेंस कम हो गया है लेकिन एग्जिस्टेंस में है। तो जो वेस्टर्न नेशंस हैं या स्कॉलर्स हैं, उनका ये मानना है एससीओ इज सेम लाइक नाटो, इट्स बेसिकली द अलायंस ऑफ ईस्ट। ठीक है, इसे क्या कहा गया है, अलायंस ऑफ द ईस्ट। हालांकि इसमें बहुत हद तक हालांकि कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां एशियन नेशंस इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन ये कह देना कि ये बिल्कुल अपोजिट है आपके, सॉरी बिल्कुल एज सेम एज है लाइक नाटो, तो ये कहना गलत होगा, बिकॉज नाटो का जो प्रारूप है वो है आपका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। जबकि एससीओ की बात करें सो पॉलिटिकल, मिलिट्री, ठीक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सभी इंटरेस्ट को फुलफिल करने वाली संस्था है। तो ये कह देना कि भाई नाटो और एससीओ सेम है, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि ऐसे बहुत से वेस्टर्न स्कॉलर्स को लगता है। कारण सबसे बड़ा यह है कि भाई इंडिया, रशिया, चाइना जैसे पावरफुल नेशन इसका एक हिस्सा है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेंथ्स ऑफ एससीओ। क्या स्ट्रेंथ्स हैं? सबसे पहली स्ट्रेंथ तो हमने डिस्कस की, तकरीबन 42%, क्योंकि ईरान अब शामिल हो गया है तो 42% पॉपुलेशन आपके आसपास ग्लोबल जो पॉपुलेशन उसको रिप्रेजेंट करता है एससीओ। दूसरा, लैंड मास की भी बात करें तो अब तकरीबन 22% तक लैंड मास को कवर करता है और तकरीबन 22% के आसपास ही जीडीपी, जो ग्लोबल जीडीपी है, वो एससीओ मेंबर नेशन का शेयर रहता है। इसी से रेलेवेंस एससीओ का हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स,
एससीओ हैज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोल इन एशिया ड्यू टू ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस। अब एससीओ बेसिकली पार्ट है स्टूडेंट सेंट्रल एशिया का, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे, सेंट्रल एशिया बेस्ड ही ये संस्था बनाई गई थी। इट कनेक्ट्स साउथ एशिया, ठीक है, क्यों, पाकिस्तान और इंडिया जो है ये साउथ एशियन रीजन में आते हैं। इट कनेक्ट्स ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में चाइना आता है। इट कनेक्ट्स यूरेशियन रीजन, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करता है रशिया। तो आपको अंदाजा लग सकता है कि बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन पूरे एशिया में एक लिंकिंग, एक ब्रिज की तरह ये काम कर रही है, और ये इसकी रेलेवेंस को, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। नेक्स्ट है, दिस इनेबल्स इट टू कंट्रोल द सेंट्रल एशिया एंड लिमिट द अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन रीजन। देखिए, अमेरिका की भी लगातार ये कोशिश रही है कि सेंट्रल एशिया जो कि एक रिच एनर्जी का क्षेत्र है, रीजन है, उस पर अपना नियंत्रण, अपना प्रभाव बनाए, जैसे वो लगातार मिडिल ईस्ट में करने की कोशिश करते रहे, ठीक है। लेकिन यहां पर ऑलरेडी की प्लेयर्स हैं लाइक रशिया एंड चाइना। इतना इजी नहीं है ना भाई, जब आप रशिया और चाइना के सामने खड़े हैं, अब तो भारत भी साथ है, तो ऑफकोर्स यहां पर एससीओ काउंटर करता है जो भी आपकी पॉलिसीज हैं, यूएसए की पॉलिसी है पर्टेनिंग टू द सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट है, एससीओ इज सीन एज अ काउंटरवेट टू द नाटो अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नाटो की तरह पूरी तरह नहीं है, लेकिन यस कह सकते हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नाटो की तरह, क्योंकि मिलिट्री पर्पसेस भी है ना, अगर जैसे नाटो में मिलिट्री रखा है, अलायंस बनाया है कि भाई कल को कोई झगड़ा कि दो देशों के बीच हो जाए तो जितने भी नाटो के मेंबर हैं वो उस पर्टिकुलर नेशन की सहायता करेंगे। तो कहीं ना कहीं एचसीओ में भी, हालांकि ये प्राइमरी प्रिंसिपल ऐसा नहीं है, पर ये मिलिट्री अलायंस या मिलिट्री प्रेफरेंसेस तो हैं, मिलिट्री डील्स होंगी, ठीक है, आर्म्स एंड एमिनेशन एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट्स किए जा सकते हैं, तमाम चीजें जो हैं ये एचसीओ की में ऐड की गई हैं। तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये भी। नेक्स्ट बात करेंगे, अब जरा चैलेंजेस पे आते हैं, ठीक है। अभी तक हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट इस पे चर्चा की ना, डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट द चैलेंजेस फॉर एचसीओ। सबसे पहला है कॉम्बैटिंग टेररिज्म। जैसा मैंने अभी आपसे शेयर किया, दो समस्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्षेत्र में, टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन। देखिए, अगर आप मैप में सेंट्रल एशिया को देखते हैं तो सेंट्रल एशिया जहां है बिल्कुल मिडिल ईस्ट के साथ लगा हुआ है। मिडिल ईस्ट जो है स्टूडेंट, यहां पर ज्यादातर रेडिकलाइजेशन ऑफ इस्लाम की जो थ्योरी है उसका इंप्लीमेंटेशन होता हुए दिखता है। टर्की जैसे नेशन जो है वो इस आइडियोलॉजी पर ज्यादा भरोसा करते हैं, जबकि जो सेंट्रल एशियन नेशंस हैं ये भी इस्लामिक नेशंस हैं, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, लेकिन ये आपके रेडिकल जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसको नहीं मानते, ना ही ये चाहते हैं। हालांकि खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है, अक्सर ये देखा गया है कि इन्फ्लुएंस किए जाते हैं, और लगातार ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन की भी बात हो रही है कि भाई सेंट्रल एशिया को टारगेट किया जाए। दूसरा है टेररिज्म। तो साउथ एशिया की हम बात कर लीजिए, डिस्टर्बेंस हमेशा ही टेररिज्म से संबंधित रहता है, या फिर इवन आपके रशिया की बात करें या सेंट्रल एशिया की, यहां भी टेररिस्ट एक्टिविटीज अपने पांव बड़ी तेजी से पसार रही है। इस पे नियंत्रण लगाना, कंट्रोल लगाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सभी मेंबर देश का मिलकर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है ड्रग एंड वेपन ट्रैफिकिंग। ये एक बहुत बड़ी समस्या है स्टूडेंट, सेंट्रल एशिया में लगातार ड्रग जो पेडलर्स हैं अपने जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, ड्रग्स एंड वेपन ट्रैफिकिंग बड़ी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। रशियन माफियाज या अफगानिस्तान से ड्रग्स पास होता है और पूरे सेंट्रल एशियन रीजन, पूरे साउथ एशियन रीजन पर अपना इंपैक्ट छोड़ता है। तो ये बड़ा जरूरी है कि जो भी आपकी बड़े बड़े माफियाज हैं उन पर नियंत्रण लगाए, जो एक चेन बनी है उसको किस प्रकार से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये तभी संभव है ना जब सभी देश मिलकर काम करेंगे और कॉपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है इलीगल इमिग्रेशन। इलीगल इमिग्रेशन की समस्या भी लगातार अब बढ़ रही है, पहले इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, बट यस अब डिफरेंट नेशंस, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज पीपल शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो ये बड़ा कॉमन हो गया है इलीगल इमिग्रेशन की समस्या। भारत में भी हम देखते हैं स्टूडेंट, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सभी देशों से बहुत से लोग भारत आ जाते हैं फॉर बेटर करियर, फॉर बेटर अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बनाने के लिए, ठीक है।
सेम इन द केस सेंट्रल एशिया में, चाइना में लोग जाते हैं, रशिया में जाते हैं, शिफ्ट करते हैं इलीगली, जिस पर रोक लगाने की बड़ी जरूरी है। कि तब संभव हो पाएगा जब सभी देश मिलकर एससीओ जैसी प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे, मिलकर ऐसी पॉलिसीज, ऐसी लॉज बनाएंगे और उनका सही मायनों में इंप्लीमेंटेशन करेंगे। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। अब ये बहुत बड़ी समस्या है, थोड़ा सा उसको मैं क्लियर कर दूं, मे भी आपको समझना है। देखिए, डाइवर्सिटी इन द रीजन मींस भले ही एशियन कॉन्टिनेंट पूरा है और ये सभी भाग ईस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्दर्न एशिया या सर्दर्न एशिया, साउथ एशिया, ये सभी पार्ट हैं, लेकिन बावजूद इसके स्टूडेंट कल्चरल, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है सभी क्षेत्रों में। और जब एक ही संस्था में ऐसे सभी देशों का रिप्रेजेंटेशन है तो चैलेंजिंग तो रहेगा ही ना। जब सिमिलैरिटीज नहीं है तो प्रॉब्लम्स अक्सर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, चैलेंज है। हालांकि ऐसा नहीं है दैट इनको इनसे निजात नहीं मिल सकती है, इनको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। यस, इट विल टेक अ बिट टाइम, बट लगातार ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जा रही हैं या नॉन सपोर्टिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, रैट्स जैसी संस्थाओं का इफेक्टिवली काम करना बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। ये तो हमने बात कर ली भाई समस्याओं की, अब भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना भी जरूरी है। देखिए, भारत जो है इसमें सबसे पहले तो सिक्योरिटी, एक एक पॉइंट करके समझेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले है सिक्योरिटी। सो जैसा हमने बात किया कि भाई इंडिया तो बहुत लंबे समय से टेररिज्म की समस्या से जूझ रहा है। ठीक है, काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बना रहा है, लेकिन इंटरनेशनली अभी भी बहुत ज्यादा सपोर्ट हमें नहीं है। जैसे कश्मीर इशू के मामले पे टर्की या और देश पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, मिडिल ईस्टर्न नेशंस। ठीक है, लेकिन वो तब, और ये कहते हुए कि भाई ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है कश्मीर में, लेकिन वो तब चुप हो जाते हैं जब चाइना में इग्वर जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ गलत हो रहा है। वो आर्मेनिया के इंसिडेंट का जो आपका जेनोसाइड हुआ था, क्या तब ह्यूमन वायलेशंस, राइट वायलेशन नहीं हुए? या हांगकांग में जो चाइना ने किया, क्या तब ह्यूमन राइट वायलेशंस नहीं हुए? तो ये देश चुप हो जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा जरूरी है स्टूडेंट की इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई टेररिज्म पे नियंत्रण रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें एससीओ अपना बहुत सिग्निफिकेंस रोल प्ले कर सकती है। इसमें बाय शेयरिंग इंटेलिजेंस, है ना, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आप शेयर कर सकते हैं सेंट्रल एशिया की, या जो भी मेंबर नेशन है वो अपने अपने एरिया की, अपने अपने रीजन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एंड डेवलपिंग बेस्ट प्रैक्टिस इन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कि जो स्मॉल आपकी आर्म्स डील्स होती हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग की एक्टिविटीज होती हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन बना के उनको रोका जा सकता है। कॉपरेशन अमंग चैलेंजेस ऑफ टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, क्योंकि ये समस्या तो हर जगह ही है एशिया में। ठीक है, सो चल नेक्स्ट बात करेंगे एनर्जी। सो एनर्जी, भारत डेफिशिएंट नेशन रहा है एनर्जी, और नीड्स हमारी लगातार बढ़ रही हैं। ठीक है, सो ऐसी बहुत सी डील्स हम कर रहे हैं ईरान के साथ, जैसे टाइपे है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। ठीक है, दूसरा है आईपीआई, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया। अब ऐसी डील्स हो सकता है, जैसे आईपीआई की बात करता हूं मैं एग्जांपल के तौर पे, सो बहुत पहले इसको एग्जिस्टेंस में आना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ स्टबॉर्न नेचर ऑफ पाकिस्तान समस्याएं आती रही, ग्राउंड लेवल पर यह हमें देखने को नहीं मिला। अगर होता तो भारत के साथ पाकिस्तान को भी तो फायदा मिलना है, ईरान को भी मिलना है, और कई बार बायलेटरल रिलेशंस, बायलेटरल जो डिस्प्यूट्स हैं उनको नेशन सुलझाने में, सॉल्व करने में, रिजॉल्व करने में सक्षम नहीं होते हैं, या ट्राइलेटरल डील्स में भी ऐसा होता है। लेकिन जब ये देश किसी एक संस्था के तहत काम कर रहे हैं तो बड़ा आसान हो जाता है कि भाई वहां से कोई रेजोल्यूशन निकला है, या फंडिंग हो सकती है, या और इश्यूज है उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो तापी एंड आईपीआई का एग्जांपल हम इस कंटेक्स्ट में ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया में ट्रेड। अब लगातार देखिए भारत अपने अपने पांव पसारना चाह रहा है ग्लोबली, हम अपनी पार को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, और सेंट्रल एशिया में हम अपनी रीच को बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे अश्कबाग ट्रीटी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अश्कबाग ट्रीटी स्टूडेंट्स इंडिया ने की है जो सेंट्रल एशियन नेशंस हैं उनके साथ। ये एक तरीके का ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, तो अब यही सदस्य इस प्रकार की बायलेटरल या मल्टीलेटरल और डील हम फ्यूचर में कर सकते हैं। फर्दर यूरेशिया तक हमारी पहुंच को पहुंचाने में एससीओ का रोल हो सकता है। ठीक है,
साथ ही बायलेटरल जो इकोनॉमिक टाइज होते हैं नेशंस के बीच, या जो मल्टीलेटरल टाइज होते हैं उनको एससीओ सपोर्ट कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसके लिए भारत चाहता है इकोनॉमिक संबंध सेंट्रल एशिया में बढ़ाना, वो है अपनी मार्केट की, अपने प्रोडक्ट्स की रीच को सेंट्रल एशिया में बढ़ाना। ठीक है, लाइक आईटी, टेलीकम्युनिकेशंस, बैंकिंग, फाइनेंस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एक अच्छा एक पोटेंशियल मार्केट है सेंट्रल एशिया। ठीक है, और भारत जो है लगातार अपनी अपनी पकड़ को वहां मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। हालांकि इट्स नॉट दैट इजी, स्पेशली जब चाइना और रशिया जैसे जाइंट पावर्स जो हैं इस रीजन में एक पावरफुल होल्ड बना के रखी हुई हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत अधिक है इस रीजन का। स्टूडेंट्स, जियोपॉलिटिकली कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए स्टूडेंट्स, भारत ने एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी को लगातार इंप्लीमेंटेशन पे डिफरेंट माध्यमों का प्रयोग वो कर रहा है भारत। ठीक है, और इसमें क्योंकि सेंट्रल एशिया भी हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड में ही स्थित है और लगातार हम अपनी कनेक्टिविटी को बनाए रखना चाहते हैं, तो अब एससीओ जैसी संस्था हमें वो माध्यम, वो प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है, प्रोवाइड करती है, जिससे हम अपनी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को, सेंट्रल एशिया की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए भारत अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये। नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ एससीओ फॉर इंडिया। अब भारत के लिए क्या चैलेंजेस है भाई, ये तो इन जनरल चैलेंजेस पे हमने बात कर ली एससीओ के। अब जरा इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस उन पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान के कंसर्न में कुछ चैलेंजेस हैं। वी डोंट हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद पाकिस्तान एंड चाइना, तो उनकी तरफ से हमें कुछ समस्याएं हैं। साथ ही साथ चाइना एंड रशिया लीडिंग एससीओ, चाइना एंड रशिया आर ऑफ कोर्स द लीडिंग नेशंस इन एससीओ। अगर हम इंडिया की बात करें, जितनी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक सार्क, बिमस्टेक है, यहां पर भारत एक रीजनल एक लीडिंग नेशन के तौर पे काम करता है। लेकिन जब एससीओ की बात कर रहे हैं तो भारत पिछड़ जाता है, और इसका बड़ा सिंपल मतलब है कि भाई इंडिया को कभी भी प्राथमिकता एससीओ में नहीं मिलेगी। हमेशा चाइना एंड रशिया जैसे देशों को ही जो है प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि यही मौका नहीं छोड़ेंगे। अब जरा और थोड़े से पॉइंट्स पे मैं इस मैप के माध्यम से आपसे बात करना चाहूंगा, इस इमेज के माध्यम से किस प्रकार की डिफिकल्टीज हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जो चैलेंजेस के तौर पे भारत के लिए निकल कर आते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है हमें चाइना की तरफ से। देखिए, चाइना के साथ एक तो हमारे संबंध, पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। दूसरा, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं, ठीक है, जैसे नेपाल का उदाहरण आप ले सकते हैं, या फिर आप श्रीलंका का उदाहरण ले सकते हैं। यहां पर लगातार जो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी चाइना ने फॉलो की हुई है, इन छोटे देशों पर अपना कब्जा कर रहा है और अपनी सपोर्ट में इनको लेके आ रहा है। ये वो देश हैं जिनका भारत के साथ बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं, ग्रेजुअली भारत से दूर होते जा रहे हैं, और ये जो है कहीं ना कहीं इनका रिप्रेजेंटेशन एससीओ में भी रहेगा। अगर एससीओ में रिप्रेजेंटेशन रहेगा एंड इफ दे हैव अ गुड टर्म्स विद चाइना, तो भारत के लिए आने वाले समय में समस्या खड़ी करेंगे। बहुत बार ऐसी पॉलिसीज या ऐसी लॉज इंप्लीमेंट होंगे एससीओ में जो शायद भारत को फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, लेकिन ये देश क्या करेंगे, नॉन सपोर्टिव पॉलिसी को फॉलो करेंगे इस समय। ये बड़ा जरूरी है स्टूडेंट कि हमारे संबंध बेटर रहें। दूसरा, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का मुझे डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है कि भाई पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा खराब हमारे पाकिस्तान के साथ ही रिलेशंस हैं, तो पाकिस्तान इज नॉट नेवर गोइंग टू सपोर्ट इंडिया इन एससीओ, है ना। ये तो बिकॉज ऑफ इंडिया हम कह सकते हैं पाकिस्तान आज एससीओ का एक सदस्य है। और वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव के तहत चाइना का जो इंट्रूजन हुआ है डिफरेंट स्मॉल नेशंस में, ठीक है, वो भी अगर कल को एससीओ के सदस्य बनेंगे, अभी तो 4 ही लीडिंग नेशंस है ना आपके सेंट्रल एशिया के, फिर इसके बावजूद जो छोटे छोटे देश हैं वो भी टिल्ट होंगे चाइना की तरफ, बिकॉज समवेयर दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम चाइना। तो चाइना एक सबसे बड़ा कंसर्न हमारे लिए बना। तीसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न हमारे लिए है वो है टर्की। अभी स्टूडेंट 2 years बैक 2-3 years बैक व्हाट हैपेंड, जब भारत ने 370 धारा आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की रिमूव की, ठीक है, और जम्मू कश्मीर को एक यूटी बना दिया, तो इस मामले को पाकिस्तान ने तूल दिया और विद द हेल्प ऑफ चाइना दे ड्रैग इट इन फ्रंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये मुद्दा वहां गया, चर्चा में आ गया कश्मीर इशू, और टर्की ने खुले तौर पे यहां सपोर्ट किया पाकिस्तान। क्लियर है? हाँ, हमारा कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट कभी टर्की के साथ रखा ही नहीं।
हमारे बहुत अच्छे टर्म्स रहे एंड वी वर enthusiastic टू डेवलप रिलेशंस, क्योंकि टर्की का जो होल्ड है ना स्टूडेंट मिडिल ईस्ट में बहुत स्ट्रांग, रेडिकल है थोड़ी सी सोच इनकी, लेकिन यस एक स्ट्रांग होल्ड है। और भारत तो अपने अच्छे संबंध बनाना ही चाहेगा ऐसे देशों के साथ, बिकॉज हम तो हर जगह एक्सपेंड करना चाहते हैं। आप रीजनल पावर के टैग को कब तक बना के रखोगे, ठीक है, आपको ग्लोबल पावर भी तो बनना है ना, ये हमारे ऑब्जेक्टिव में से है। तो यहां पे क्या हुआ कि भाई इन्होंने सपोर्ट किया एंड ऑफ कोर्स इंडिया वाज नॉट दैट मच इन फेवर ऑफ दिस। एक और कॉन्फ्लिक्ट यहां पर है स्टूडेंट, अर्मेनिया और अजरबैजान, इनके दोनों ही देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। टर्की सपोर्ट करता है अजरबैजान को, ठीक है, और भारत ने भी क्या किया, एक आर्म्स एंड एम्युनिशन से संबंधित एक डील की, जिसमें बहुत से हम अपनी जो आर्म्स एंड एम्युनिशन है ये आर्मेनिया को देंगे, ठीक है। और एक डील हमने टर्की के साथ की थी जिसे भारत ने कैंसिल कर दिया। अब ये जो खिटपिट है, क्योंकि इन सभी देशों का, टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल भी कह सकते हैं, बहुत फॉर्मली नहीं बट यस नेपाल, श्रीलंका, ये आने वाले समय में भारत के लिए एफटीओ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने मार्क किए हैं स्टूडेंट फॉल्स, ये हो सकता है कि कोई ऐसी पॉलिसी चाइना के प्रभाव में आके, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान अकेले तो कोई इतना स्ट्रांग होल्ड रखता नहीं, बट बिकॉज ऑफ दे आर क्लोज अलाइव विद चाइना, दे विल क्रिएट प्रॉब्लम इन एससीओ फॉर इंडिया। बहुत से ऐसे पॉलिसीज जो भारत के फेवर में होंगी, उनकी इंप्लीमेंटेशन में रोड़े अटका सकते हैं जो भारत को फायदा पहुंचाती हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और लगातार भारत को इसका कोई सोल्यूशन निकालने के लिए पहल करनी चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए। सो आई होप स्टूडेंट कि हमारा आज का टॉपिक जो है एससीओ, ये आपको समझ आया होगा। कुछ चैलेंजेस जो भी डिफरेंट डायमेंशंस हैं आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये और अक्सर यहां से आपके एग्जाम में सवाल बन जाता है। करंट में मेन इसका कारण ये है कि भाई ईरान जो है, ईरान अब एक ऑब्जर्वर स्टेट नहीं रहा, उसे डायरेक्ट जो है एक परमानेंट मेंबरशिप दे दी गई, ठीक है। कारण ये है कि भाई लंबे समय से इन्फ्लुएंस जो यूएसए का है उसको उसकी वजह से ईरान को बहुत समस्याएं झेलनी पड़ रही थी, बहुत इकोनॉमिक सैंक्शंस फेस करने पड़ रहे थे। सो दे कंप्लीटली डिस्कार्डेड कि हमें अब यूएसए से बाहर संबंध रखने की आवश्यकता भी नहीं है, हम यूनिलेटरलिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे, हम करेंगे मल्टीलेटरलिज्म को, जहां पर हर देश इंपॉर्टेंट है, हर देश एक पावर बन सकता है। और एससीओ एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए ईरान इसका सदस्य भी बनना चाहता था और फाइनली ईरान अब सीधा एक ऑब्जर्वर स्टेट से डायलॉग पार्टनर भी नहीं बना और सीधा मेंबर बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।